जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सबसे मस्त है, स्वस्थ हैं और बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही धुआंधार तरह से कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी कड़ी में आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं मॉडल पेपर। बिल्कुल इसी प्रकार के आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोग 40 नंबर के 40 सवाल पूछ जाएंगे। ध्यान से देखना है इसको, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे दोस्तों। अभी से आप लोग का ये सीरीज शुरू हो चुका है, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और इस प्रकार का और अधिक वीडियो चाहते हैं, देखिए हर एक प्रकार का वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर इस प्रकार और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों को शेयर करने से वो लोग भी पढ़ेंगे, उनका भी लाभ होगा। और किसी को शेयर कीजिएगा दोस्तों, तो एक अच्छा काम करके अच्छा ही होगा और आपको दुआएं मिलेंगी, और जो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए और भी ज्यादा अग्रेसिव करेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़ो अच्छे से, मेहनत करो। अगर फोड़ना है भाई 2024 में, तो अभी से लड़ना शुरू कर दो। तो चलो देखते हैं सवालों को, एक एक चीज को समझते हैं, ताकि इससे संबंधित कोई और दूसरा सवाल भी पूछे ना, तो वो भी आप लोग एग्जाम में बन जाए, ठीक है। तो चलो, आगाज हो चुका है रन का, अब युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। और इस वीडियो देखने के बाद एक अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोग को वीडियो कैसा लगे ये भी मुझे भी पता चले। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये आप लोग का साइंस का मॉडल सेट आप लोग देख सकते हो, ठीक है। क्लास 10 साइंस, 1.5 घंटे का समय मिलता है। इसमें टोटल 40 नंबर रहेंगे, ठीक है। 40 नंबर में से आप लोग हर एक क्वेश्चन का एक नंबर का दिया गया है, 4 ऑप्शन होगा। कोई भी गलत अंक नहीं काटा जाएगा, गलत कर दोगे तो। बट गलत करोगे क्यों भाई? हमारे पास इस चैनल से पढ़ करके जाओ तो गलत एक भी नहीं होगा, सीधा 40 में 40 फोड़ोगे, मेरा गारंटी है। बस पढ़ो अच्छे से। चलो देख लो, सबसे पहला सवाल है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। दोस्तों पहला सवाल, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश किरणें बिल्कुल हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ना टेढ़ी ना मेढ़ी। भाई प्रकाश किरणें ऐसे थोड़ी, आप टॉर्च मारते हो रोशनी पूरा सीधा जाता है ना रोशनी, तो उसी प्रकार याद रखना, प्रकाश की किरणें हमेशा और हमेशा और हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है मेरे भाई। परावर्तन के नियम लागू होते हैं किस पर? केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर, कि केवल परावर्तक, सभी परावर्तक पृष्ठों पर। तो याद रखना, परावर्तन के नियम जो लागू होता है वो सभी परावर्तक पृष्ठों, मतलब कहीं से भी अगर कोई आईना है इस प्रकार जा रहा है तो यहाँ पर भी लगेगा। कोई इस प्रकार का अवतल दर्पण है तो यहाँ पर भी लगेगा। हर एक मतलब परावर्तक पृष्ठ जहां से किरण वापस जाएगी लौट कर, वहां पर ही लागू हो जाती है परावर्तन के नियम, ठीक है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी r/2। देखो फोकस दूरी f है, वक्रता त्रिज्या r है, उसका क्या हो गया? आधा। ये फॉर्मूला हो गया, इससे डायरेक्ट सवाल पूछता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी पूछता है। बहुत फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे दिया 20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी क्या होगी? बस निकाल लो, आधा हो जाएगा ना, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा? r/2। r/2, r कितना देख सकते हो? 20 सेंटीमीटर है, तो 20/2 करोगे, सिंपल सा 10 आ जाएगा। आंसर हो गया जी बस 10। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर रखते हैं, मान लो यहाँ हो गया F, यहाँ हो गया C, यहाँ पर जब किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? भाई यहीं पर बनता है, ठीक है। समान साइज का बनता है बट उल्टा बनता है, तो क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र C पर रखेंगे तो भैया उसका प्रतिबिंब जो बनेगा ना वो C पर ही बनेगा। हाँ, ये अलग बात है कि उल्टा बनेगा। चलो अगला प्रश्न देखो, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण में देखो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी भी होता है, वास्तविक भी होता है, ठीक है। यानी देखो ये अवतल दर्पण है, अगर ये प्रतिबिंब आगे बन रहा है तो वास्तविक, पीछे बन रहा है तो आभासी। मैक्सिमम टाइम अवतल दर्पण में वास्तविक ही बनता है, सिर्फ एक कंडीशन में, जब वस्तु को, ठीक है, यहाँ पर इसको मान लेते हैं क्या? F, इसको मान लेते हैं R, C मान लो, इसको P। तो जब वस्तु को P और F के बीच में रखा जाता है, यहाँ पर किसी वस्तु को रखा जाता है, तो क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी आभासी और वास्तविक दोनों बनता है इसमें, इसलिए ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, वाहनों के पश्च दृश्य के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वाहनों के पश्च दृश्य मतलब पीछे का दृश्य देखने के लिए, तो पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आप लोग देखो ना, बाइक में लगा होता है, लेकिन वो हीरोगिरी करने के लिए यूज करते हो, भैया अपना चेहरा देखते हो, आगे जाके किसी को ठोक दोगे फिर समझ में आ जाएगा। इसलिए वो पीछे का दृश्य देखने के लिए है, ताकि जब आप लोग आगे गाड़ी चला रहे हो तो पीछे आपको मुड़ना ना पड़े। आईना में देखो, आपको पीछे का सारा हरकत पता चल जाएगा, ठीक है। मतलब पीछे क्या हो रहा है, कोई गाड़ी आ रहा है क्या, फिर कोई आपका दोस्त आ रहा है, कोई और कोई आ रहा है क्या। तो सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग होता है? देखो अगला सवाल, तो सोलर कुकर क्या करता है? सूर्य से आने वाली गर्मी को एक जगह पे केंद्रित कर देती है। तो ये भाई काम एक ही कर सकता है, वन एंड ओनली, कौन? अवतल दर्पण। जी हाँ दोस्तों, तो अवतल दर्पण का यूज सोलर भट्टी या सोलर कुकर में होता है, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है? सारी किरणों को एक जगह पे केंद्रित कर देती है, ठीक है मेरे भाई।
बोला है किसी गोल या दर्पण तथा किसी पतली गोल या लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर दर्पण लेंस संभवतः है। देखो यहाँ पर साफ साफ लिख दिया -15, तो जहां आएगा माइनस वहां होगा अवतल। तो फोकस दूरी अगर माइनस होगा तो अवतल होगा, चाहे अवतल फोकस दूरी अवतल लेंस का हो, दर्पण का हो, जिसका मतलब माइनस में अगर है, ठीक है, तो अवतल ही होगा। तो अवतल दर्पण भी होगा, अवतल लेंस दोनों होगा, क्योंकि माइनस में है फोकस दूरी। किसी लेंस की क्षमता P जो है उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध है, तो याद हो रखना P = 1/f होता है। P = 1/f, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेंस का आवर्धन का व्यंजक लिखिए। लेंस का आवर्धन का व्यंजक क्या होता है, m = v/u। m = v/u, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाँ, वही अगर दर्पण का पूछता तो -v/u हो जाता। याद रखना, अगर लेंस का पूछा है तो v/u होता है, और दर्पण का पूछेगा तो -v/u हो जाएगा। ठीक है, लेंस का तो -v/u, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी, मतलब इतना न्यूनतम दूरी जितना आप लोग स्पष्ट तरीके से देख सकते हो। कई बार एग्जाम पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, 25 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, याद रखना, सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी मतलब मानव नेत्र का जो होगा कम से कम कितना दूर हम लोग क्लियर देख सकते हैं, तो 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। और अगर अधिकतम दूरी का बात करें तो वो अनंत होता है। भैया हम लोग चांद तारे को भी देख लेते हैं, ऐसा नहीं हो, इसलिए अधिकतम दूरी क्या हो जाए, अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट, नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो नेत्र के द्वारा दोस्तों किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो क्या होता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, याद रखना, हमारे नेत्र में जो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणुओं या परमाणु के समूह के आपस में आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया में, ठीक है, कोई एक परमाणु दूसरे परमाणु को उसके बेलन से विस्थापित कर दे रहा है, परमाणुओं का आदान प्रदान हो रहा है, तो यहाँ पर द्विविस्थापन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। गॉट इट। अगला सवाल है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है, तो आप लोग देखते हो रासायनिक अभिक्रिया जब संतुलित करते हैं तो इधर मान लो इसको ऐसे कर रहे हैं, CO2 C+O2 गिव्स CO2, मान लो यहाँ 2CO2 कर रहे हैं, तो इसको संतुलित करना पड़ेगा ना। इधर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन देना पड़ेगा, तो इधर 2 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ 2 आगे देना पड़ेगा। तो क्या ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है कि कितना द्रव्यमान है, अभिक्रिया से पहले कितना है, अभिक्रिया के बाद कितना है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे आधार पर। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं, 16 नंबर। उपचयन में क्या होता है, आप लोग जानते होंगे, उपचयन मतलब ऑक्सीजन में वृद्धि और हाइड्रोजन में कमी। तो क्या होगा, उपचयन मतलब ऑक्सीजन में वृद्धि दिया हुआ है सिर्फ, हाइड्रोजन में कमी, हाइड्रोजन में वृद्धि नहीं होगा, ऑक्सीजन कमी नहीं होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों में वृद्धि नहीं होगा, सिर्फ ऑक्सीजन में वृद्धि होती है और हाइड्रोजन में कमी होती है। क्या, उपचयन मतलब। और वही अगर अपचयन बोलता तो अपचयन मतलब क्या होता, ऑक्सीजन में कमी और हाइड्रोजन में वृद्धि। ठीक है, पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है। X का नाम बताइए भैया, X किससे घर का पचड़ा करते हो, मतलब अरे वही चूना, उसका सूत्र क्या होता है, CaO। उसको जब जल में घोल देते हैं तो उसका विलयन तैयार हो जाता है, यानी कि CaO हमारा बिना बुझा हुआ चूना, जब उसको जल में घोलते हैं तो बुझा हुआ चूना हो जाता है, और ये बनाता है CaOH होल ट्वाइस। इसका हम लोग सफेदी करने के लिए प्रयोग करते हैं। किसका विलयन, CaO का विलयन ना, इसलिए कह सकते हो जो X होगा ना वो होगा CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर है। चलो, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, धातु का ऑक्साइड का प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, धातु का ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय प्रकृति की होती है। कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। और अगर पूछा अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति, तो याद रखना वो होते हैं अम्लीय। सिंपल सा बात है, धातु का प्रकृति पूछ रहा है धातु ऑक्साइड का, तो अम्लीय क्षारीय हो जाएगा, और अधातु का पूछेगा तो अम्लीय हो जाएगा। दिया गया चित्र क्या दर्शाता, दिया गया चित्र क्या दर्शाता, देख लो। दिया गया चित्र सांद्र अम्ल क्षार वाले बर्तन में लगा चेतावनी होता है कि भाई आप सही से इसका यूज़ करो, वरना अंगुली में गिरेगा तो देखो अंगुली को गला देगा, इसलिए सही से अम्ल का प्रयोग करो। बस एक सूचक मतलब एक चिन्ह दिया रहता है। क्षारक में घुलकर कौन आयन प्रदान करता है, क्षारक जल में घुलकर क्या आयन प्रदान करता है। अगर क्षारक को जल में घोलोगे तो भैया वो क्या देगा, OH- देगा। वही अगर अम्ल को जल में घोलोगे तो क्या देगा, H+ आयन। चूंकि यहाँ पर बात हो रहा है क्षारक का, इसलिए वो OH- देगा। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालती है, तो याद रखना अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। और जब भी कोई अम्ल किस धातु से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस वहां निकलेगा ही निकलेगा, याद रखना, कई बार एग्जाम पूछा ही है। क्लोर क्षार प्रक्रम से किस पदार्थ का निर्माण होता है, बहुत फेमस सवाल है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यानी कि बोलो तो NaOH, इसका निर्माण होता है किससे, क्लोर क्षार प्रक्रम से। ठीक है, वह पदार्थ एक पदार्थ है जो जल में घुलनशील है, जो जल में घुल जाता है, स्वाद में कड़वा है, स्पर्श उस साबुन की तरह है जो प्रकृति संक्षारक है। वह पदार्थ क्या होगा, तो सबसे पहले जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा है, तो सीधा क्षारक को मान दो गोली। अब देखो क्षारक में भी क्या, जो जल में घुलनशील, जल में घुलनशील क्षारक को क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार बोलते हैं, इसलिए क्षारक नहीं हुआ, क्योंकि जल में
घुलनशील है, देख सकते हो लिखा हुआ जल में घुलनशील, इसलिए क्षार हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में किस पीएच मान वाले को वर्षा अम्लीय वर्षा कहते हैं? तो जो जिसका पीएच मान लगभग 5 से 5 के बीच में रहता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5.5 से 5.5 के बीच। तो 5 तो है, तो हो जाएगा। चलो अगला देखो, किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तीली को ले जाया जाता है, गैस फट फट की ध्वनि के साथ जलती है, वो कौन है? पर कोई अभिक्रिया में कोई गैस जल रही है, इस तरह लो जल रहा है, उसके साथ एक जलती हुई मोमबत्ती को लेते हैं। ठीक है, मोमबत्ती को हम ले जाते हैं जलती हुई। अब देखते हो कि मोमबत्ती कुछ देर बाद फट फट की आवाज के साथ बंद हो जाती है, मतलब बुझ जाती है। ठीक है, मोमबत्ती की तीली या फिर जलती हुई तीली जो बोलो, गैस फट फट की आवाज करती है, तो याद रखना वो हाइड्रोजन गैस के कारण होता है। ठीक है, जब भी फटफट की आवाज होता है तो समझना वहाँ आसपास हाइड्रोजन गैस है। रासायनिक अभिक्रिया में होता है, क्या होता है? अवस्था में भी परिवर्तन होता है, रंग में भी परिवर्तन होता है, और गैस का भी उत्सर्जन होता है, बहुत सारा होता है, हर एक चीज होता है इसमें। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो बिल्कुल एक चीज से दूसरा चीज बन रहा है, उसका रंग भी बदल जाएगा, उसका गैस भी उससे निकलेगा। और क्या बोलता है, अवस्था में भी, कि पहले जो ठोस था, लिक्विड था, द्रव था, तो अवस्था में भी चेंजेस हो सकते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो क्लियर है यहाँ तक? दोस्तों एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट करके सभी लोग बोलना कि मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। मैं इंतजार करूंगा आप लोगों का, देखूंगा कौन कौन सही बोल रहा है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर करना कि मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। आमाशय में होता है, छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में, की यकृत यानी कि लीवर में होता है, क्या होना होता है, कमेंट करके जरूर बोलना। अगला देखो, रक्त वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, क्या कहलाता है? मतलब रक्त वाहिकाएं जो हमारे शरीर से रुधिर को हृदय से विभिन्न भागों तक ले जाता है, हृदय से विभिन्न भागों तक ले जाता है, उसको बोलते हैं धमनी। ध्यान सुनो, अगर रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है तो काम धमनी करता है, और जो अशुद्ध रक्त होता है वो विभिन्न भागों से हमारे हृदय तक वापस ले आता है, कौन लाता है? सीरा लाता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हृदय से कौन ले जाता है, तो हृदय से हम लोग का धमनी ले जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनाने में मदद कौन करता है? तो ये प्लेटलेट्स का काम है भैया, ये प्लेटलेट्स का काम है। ठीक है, प्लेटलेट्स देखते हो कहीं कट जाता है, फट जाता है, फिर खून बहने लगता है, आप लोग देखते हो कुछ देर बाद अचानक से अपने आप खून बंद हो जाता है, तो प्लेटलेट्स आके वहाँ पर वो रास्ता बंद कर देता है। समझ रहे हो, वो प्लेटलेट्स का जो काम है वो मरम्मत करने का काम है। पादपों के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? तो पादप में दोस्तों जब पौधे में, पेड़ पौधों में जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो एक्स्ट्रा वाटर तो निकालना पड़ेगा, तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा निकाल देते हैं। उस क्रिया को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का दोस्तों मुख्य उत्पाद जो बोले तो कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज होता है उसी को बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट बोलो या फिर ग्लूकोज बोलो, एक ही बात है। हाँ, अगर अंतिम उत्पाद की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अंतिम उत्पाद ऑक्सीजन, क्योंकि फाइनली तो ऑक्सीजन ही प्राप्त होता है ना। देखो, जो मुख्य उत्पाद पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते क्यों है? अपना खाना बनाने के लिए, तो मुख्य उत्पाद उसका खाना हो गया, ग्लूकोज बोलो, कार्बोहाइड्रेट बोलो। अब अंतिम उत्पाद क्या? अंतिम उत्पाद जल टूट करके ऑक्सीजन बनता है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। अमाशय के आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होती है? तो श्लेष्मा के द्वारा होती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, श्लेष्मा के द्वारा दोस्तों आंतरिक स्तर की रक्षा होती है, जो कि अम्लीय प्रकृति हो जाती है HCl अम्ल के कारण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। निम्नलिखित में किस जीव का क्षुद्रांश सबसे लंबा होता है? तो याद रखना, जो शाकाहारी जीव होता है ना मेरे भाई, शाकाहारी जो बिल्कुल घास फूस खाते हैं शाकाहारी, वो उसका क्षुद्रांश सबसे लंबा बोले तो अब बोल दोगे गाय। जी हाँ दोस्तों, गाय होगा। अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? तो अमीबा में आप लोग देखे होंगे इस प्रकार का अमीबा रहता है। ठीक है, ये धीरे धीरे बढ़ता है आगे और इस प्रकार से दो को अमीबा टूट जाता है। ठीक है, ये अमीबा टूट जाता है। क्लियर है? तो द्विखंडन हो जाएगा। पर्तन, कलम रोपण इत्यादि किस प्रकार जनन विधि है? तो पर्तन कलम रोपण क्या किस में लगता है? ये कायिक प्रवर्धन है। ठीक है, कायिक प्रवर्धन कायिक विधि द्वारा होता है, कायिक प्रवर्धन बोलते हैं रोपण विधि को, सॉरी कलम विधि को। निम्नलिखित में कौन पादप का मादा जनन अंग के भाग नहीं है? तो परागकोश जो है दोस्तों मादा जनन अंग के भाग नहीं है, पुरुष जनन अंग के भाग है, पुंकेसर का भाग है। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचरण रोग है? तो गोनोरिया। दोस्तों आप लोग देख सकते हो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये गोनोरिया जो है ना दोस्तों वो लैंगिक संचरण रोग है। ठीक है, और शुक्राणु का उत्पन्न कहाँ होता है? तो शुक्राणु वृषण में उत्पन्न होता है, वृषण। ठीक है, वृषण में उत्पन्न होता है, याद रखना शुक्राणु। ठीक है, वृषण से फेलोपियन ट्यूब यानी कि वाहिकाएं द्वारा आइयो फिर पहुंचता है आगे। तापीय विद्युत संयंत्रों में डैश तापीय विद्युत संयंत्र क्या होता है? उसमें ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, उसमें ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। किसमें? तापीय ऊर्जा में, तापीय संयंत्र में।
और अंतिम सवाल है, गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा CNG होगा कि LPG होगा कि जैव गैस, किसी और जैव गैस का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप लोगों का बहुत ही फेमस 40 सवाल। आप लोग कमेंट करके बोलना कि 40 सवाल में से आपको कितना आता था। और इस प्रकार के वीडियो अगर और चाहते हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हर एक दोस्तों को। आपकी देखो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप में बहुत सारे नंबर है दोस्तों का 10 क्लास का, तो सभी को शेयर कर दें, सभी को ही पढ़े और आगे बढ़े। ठीक है, किसी का अच्छा होगा तो आप भी जरूर अच्छा करोगे। ठीक है, चलो दोस्तों मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। लव यू ऑल दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इतना ही, फिर नेक्स्ट जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।